जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में आए बदलाव ने देश में भूचाल मचा दिया है। मीडिया में भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं। मीडिया का एक खेमा इसे नरेंद्र मोदी का करिश्मा बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक तोड़फोड़ सिद्ध करने में जुटा है। बात चाहे जो हो, हकीकत चाहे जो हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह सब बहुत आसानी से तो नहीं हुआ है। कल तक जो भाजपा को कोसते नहीं थकते थे, जो प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर खिल्ली उड़ाते थे, आज उनकी जुबान तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यह नेता माने या नहीं माने, इस पूरे खेल के पीछे उन सरकारी संस्थाओं का हाथ जरूर है जिनकी वजह से इनमें कुछ लोग जेल की हवा खा चुके हैं और आगे भी जाने की तैयारी थी। तब तक बहुत कुछ बदल गया। छगन भुजबल, अजीत पवार और हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई किसी से छुपी नहीं है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को लेकर क्या कुछ कहा था, एक बार इसे सुन लें और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो सुना आपने किस कदर उस एनसीपी पर आरोप लगाए हैं जिनके नेता आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो दल इतना भ्रष्ट था आज अचानक पाक साफ कैसे हो गया। हम इस पर आगे चर्चा करें, इससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता चलूं। यह कहानी खासकर उत्तर भारत के हिंदी प्रदेशों में काफी प्रचलित है। कहानी ऐसी है, एक गांव में गधा मरा पड़ा था जिसे गांव के कुछ बच्चे घसीट रहे थे। यह बात गांव के पंडित जी तक पहुंची। पंडित जी ने बताया, इस तरह हरकत से तो इन सभी को बड़ा पाप लगा है। पाप से बचने के लिए सभी को यज्ञ पूजा करानी होगी, लोगों को भोजन कराना होगा। बच्चों के परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए। तभी एक व्यक्ति ने बताया, पंडित जी, इन्हीं बच्चों में आपका बेटा संतोष भी था। बस फिर क्या था। पंडित जी इतना सुनते ही बोले, जहां संतोष वहां कोई नहीं दोष। सारा यज्ञ पूजा उपाय रद्द। कहने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। जब तक यह नेता विपक्ष में थे तब तक आरोपी थे, अब साथ में आ गए हैं तो सारा पाप खत्म। अब आइए आपको एक एक कर इन सभी पर लगे आरोपों को बता दूं। अजीत, भुजबल, मुशर्रफ के खिलाफ ईडी में केस चल रहा है। इनमें कोई जमानत पर है तो किसी का केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। पहला नाम है अजीत पवार का। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अभी इन पर जांच जारी है। अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से दिए गए लोन में अनियमितताओं के आरोप हैं। एक जनहित याचिका के आधार पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। हालांकि सितंबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि उन्हें अजीत के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला और केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई। ठीक, ईडी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि ईओडब्ल्यू ने केस बंद कर दिया है तो ईडी भी आगे जांच नहीं कर सकती। तब राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर कोई फैसला करती इसके पहले राज्य में सरकार बदल गई। इस पर ईओडब्ल्यू ने भी अपना स्टैंड बदला और अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने कहा कि वह जांच जारी रखना चाहती है। अभी ईओडब्ल्यू की जांच चल ही रही है। हालांकि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुए। इस बीच ईडी ने अप्रैल में अपना जांच आरोप पत्र दायर किया। बैंक से लोन लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजीत की भूमिका का ईडी के आरोप पत्र में बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया था, लेकिन अजीत को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि
उनसे जुड़ी एक कंपनी को मामले के सिलसिले में अप्रैल में नामित किया गया था। यह पूछे जाने पर कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, पवार ने कहा था कि जांच अभी भी जारी है और उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का भी आरोप है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमने आपको पहले ही सुना दिया है। अजीत पवार कांग्रेस एनसीपी सरकार में जल संसाधन मंत्री और विदर्भ इरिगेशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। तब सिंचाई परियोजनाओं में घोटाले के आरोप लगे थे। जनहित याचिकाओं के आधार पर महाराष्ट्र एसीबी ने इन मामलों की कोर्ट की निगरानी में जांच शुरू की। हालांकि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 दिन की सरकार बनने के बाद एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि रिपोर्ट अभी कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है। जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई तो कुछ बीजेपी नेताओं ने मामले की दोबारा जांच की मांग शुरू कर दी। अब बात करते हैं हसन मुशर्रफ की। मुशर्रफ 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर हैं। इसी महीने हसन के खिलाफ सरसेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों की कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी की जांच चल रही है। मुंबई की विशेष कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलीलों में मुशर्रफ ने कहा था कि उनके खिलाफ केस एक साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामलों में शामिल करने की जानबूझकर कोशिश की गई और सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ईडी का उपयोग राजनीतिक बदला लेने और नुकसान पहुंचाने या राजनीतिक करियर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत बढ़ा दी। पिछले हफ्ते इसे 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। इसी केस में ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ भी जांच कर रही है। इनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब आइए छगन भुजबल के मामले पर भी चर्चा करते हैं। छगन भुजबल 2 साल जेल में रहे, अब जमानत पर हैं। 2006 में 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई थी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया था। तब भुजबल राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन, अंधेरी में नया आरटीओ ऑफिस और मालाबार हिल में एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए चमनकर डेवलपर्स को ठेके दिए गए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग केस दर्ज किया था। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया। 2 साल जेल में रहने के बाद 2017 में उन्हें जमानत दे दी गई। सितंबर 2021 में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सत्ता में थी, तब एक विशेष कोर्ट ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया। इस साल जनवरी में एक कार्यकर्ता ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की, वह अभी पेंडिंग है। मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले संबंध में एसीबी ने एक केस दर्ज किया, यह स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। भुजबल ने डिस्चार्ज याचिका दायर की है, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। डिस्चार्ज हो जाए, कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आइए इसके पीछे असली खेल को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन नेताओं के सहारे महाराष्ट्र में अच्छा खासा वोट बैंक तैयार किया जा सकता है। विशेष तौर पर अजीत पवार के सहारे मराठा वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी मराठा समाज का कोई मजबूत चेहरा नहीं है। इनके पास जो एक देवेंद्र फडणवीस का प्रभावशाली चेहरा सामने है, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में अब तक मराठा समाज का वर्चस्व कायम रहा है। ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा समाज से बने। अभी तक बीजेपी की तरफ मराठा मतदाता का पूर्ण रूप से झुकाव नहीं दिखाई देता है। अजीत पवार अपने मराठा कोर वोट बैंक को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनके बीजेपी खेमे में जाने से यह वोट भाजपा को मिलेगा या नहीं।
अजीत पवार ने एक तरह से यह रिस्क लिया है। बीजेपी को एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार का साथ मिलने से मराठाओं के बीच इनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राज्य के बड़ी संख्या में मराठा समाज का अटूट विश्वास शरद पवार के साथ जुड़ा है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की उम्मीद से काफी कम शिवसेना के वोटर तोड़ पाए हैं। बीजेपी पिछले एक साल के दौरान महाराष्ट्र में तकरीबन सभी उपचुनाव हार गई। विधान परिषद के 2 चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी। विधानसभा में भी कसावपेट, पुणे, कोल्हापुर जैसी सीटों पर बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिले। पार्टी को लगता है कि अकेले एकनाथ शिंदे के बूते महाराष्ट्र में पैर जमाना मुमकिन नहीं, इसलिए वह बार बार ऐसे प्रयोग कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसे 48 में 42 सीट मिली। बीजेपी अभी की स्थिति में महाराष्ट्र में अपने आप को कमजोर पा रही थी। इसकी वजह है कि महाविकास आघाड़ी 60% वोटों को प्रभावित कर सकता है। महाराष्ट्र में अभी भी तमाम लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है। कुछ लोग पवार के सेकुलर इमेज की वजह से उनके साथ हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी रहेगा। कुल मिलाकर इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आंकड़ों से समझते हैं कि महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों को तोड़कर बीजेपी को कैसे फायदा होगा। मई में महाराष्ट्र के एक अखबार ने विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया था। मौजूदा सियासी गणित को समझने के लिए इस सर्वे की सबसे लेटेस्ट इनसाइट है। सर्वे ने साफ कर दिया था कि 2019 के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में 8.05 का इजाफा हो रहा है। वहीं उद्धव की शिवसेना का वोट शेयर 16.5% गिरकर 12.5 हो रहा है। यानी शिवसेना में टूट के बाद 5% वोट बीजेपी के पाले में एकनाथ शिंदे ले जाएंगे। अगर हम इसी मॉडल को एनसीपी पर लागू कर दें तो बीजेपी को कम से कम 10% वोट का फायदा होगा। यह तो रही आंकड़ों और अंदाज की बात। क्या हकीकत में राज्य का मराठा समाज अजीत पवार के पीछे चलते हुए शरद पवार को छोड़ भाजपा का साथ देगा? यह आने वाला समय ही बता सकता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।